चलिए, तो आज हम लोग स्टेयरकेस पढ़ेंगे। स्टेयरकेस में सिर्फ आपका थ्योरेटिकल आएगा, ठीक है। आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे स्टेयरकेस में, ठीक है। सिर्फ आपका स्टेयरकेस की टर्मिनोलॉजी, स्टेयरकेस में स्पैन क्या होता है, ठीक है, स्टेयरकेस में लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ यही सब आपका आएगा, ठीक है। बाकी आपकी न्यूमेरिकल स्टेयरकेस में नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। चलिए, तो हम स्टेयरकेस शुरू करते हैं। पिछले क्लास में फुटिंग पढ़ा दी थी मैंने, ठीक है। रेक्टेंगुलर फुटिंग पढ़ा दी थी और स्क्वायर भी पढ़ा दी थी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और बाकी आपका जो सेशनल 2 होगा 27 को, उसमें कॉलम्स आएगा आपका, ठीक है। कॉलम्स के एंड तक पूरा आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह जो भी आपके थे वो सब कुछ आएंगे उसमें, ठीक है। चलिए, तो स्टेयरकेस स्टार्ट करते हैं आज। हाँ बोलो शिवम कुमार, क्या सवाल पूछना था आपको, बताओ। हाँ, न्यूमेरिकल अगर दूंगा तो सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे ना उसको, वरना आंसर कैसे होगा न्यूमेरिकल का, ठीक है। क्या है शिवम कुमार, बताओ क्या है कॉलम की एक्सरसाइज से, कौन सा क्वेश्चन है आपका, बताओ। हाँ आदित्य कुमार साहब, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको लिख के ही देना पड़ेगा ना उसको। सब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब ही यही होता है कि आपको लिख के देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ओल्ड बुक है आपका। चलो कॉलम्स में देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। आदित्य कुमार साहब, जैसे पेपर आप पहले देते थे कॉलेज में वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है, लिख कर ही देना पड़ेगा आपको। हाँ, डिजाइन अ शॉर्ट आरसीसी कॉलम 500 क्रॉस 500 टू कैरी अ फैक्टर लोड ऑफ 1000 किलोन्यूटन, अज्यूम ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 डी, ये गिवन है। माइनस में आंसर करेंगे मतलब 1000 किलोन्यूटन दे रखा है लोड, तो इसमें क्या दिक्कत है, बताओ। इसमें माइनस में आंसर आएगा। अगर माइनस में आंसर आएगा तो आप मिनिमम स्टील दे दीजिए उसमें, ठीक है। माइनस में आंसर आ रहा है मतलब इसमें स्टील की जरूरत नहीं पड़ रही उतनी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है सोल्यूशन में, 3000 करके आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब आपका जो है, जो कंक्रीट वाला एरिया है वो ज्यादा फोर्स दे दे रहा है, ठीक है। तो इस मामले में अगर ऐसा कभी होता है, एग्जाम में भी कभी होता है, तो आपको पता है ना एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कॉलम में कितना चाहिए होता है, 0.8% ना। बस उसी को ले लो सीधा, ठीक है, फोर्स को भूल जाओ, 0.8% री दे दो और आगे बढ़ो क्वेश्चन में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। चलो, फिर हम स्टेयरकेस स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। स्टेयरकेस स्टार्ट करते हैं, आपने बोल दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन खुद करके देख लूंगा एक बार, ठीक है। और वैसे आप बोल रहे हो तो सही ही होगा, ठीक है, वैसे मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। और इनकेस से कभी भी ऐसा होता है कि माइनस में आंसर आ रहा है या आपको लग रहा है फोर्स बहुत कम दिया हुआ है, तो आप सीधा कॉलम में हो, फुटिंग में हो, किसी में भी हो, आप सीधा जो भी मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो दो, क्योंकि उतना देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो देकर क्वेश्चन को वहीं पे खत्म करो, ठीक है। चलिए फिर हम स्टेयरकेस स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। चलिए, स्टेयरकेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टेयरकेस आपने देखा ही होगा। नहीं देखो, जो भी असाइनमेंट है आरिफ, आप जो भी असाइनमेंट मैंने अभी तक दिए हैं वो अपने पास भी रखने हैं, ठीक है। आप लोगों को वो मतलब फेक नहीं देना है। हो सकता है आपको लास्ट में कॉलेज में सबमिट करना पड़े, मार्किंग तो अभी कर ही रहा हूँ मैं, बट वैसे हो सकता है कि रिकॉर्ड के लिए आप लोगों को कॉलेज में सबमिट करना पड़े, ठीक है। तो असाइनमेंट को बचा के रखना, ये नहीं कि बाद में आप बोलो कि मेरा गुम हो गया, पीडीएफ से प्रिंट आउट कर लो आप, ठीक है। असाइनमेंट बचा के रखना है। और एक और बात है यार, एक और बात है, ये आर्यन, आर्यन कौन है, आर्यन पवार कौन है, ये एक किसी स्टूडेंट का असाइनमेंट डाउनलोड करके उसी को एडिट करके सबमिट कर देता है हमेशा असाइनमेंट में। देखो ये मैंने कल पकड़ा है, ठीक है। अगर कोई और भी ये कर रहा है तो आपको अगर लग रहा है कि कुछ फायदा हो रहा है आपका, तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। आप आपको टाइम से खुद पता लग जाएगा कि जो ये आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ठीक है। ये दूसरों का असाइनमेंट को अपना असाइनमेंट मानकर सबमिट करना गलत है, ठीक है। आप दूसरों के असाइनमेंट से देखकर आंसर लिख रहे हो और खुद सबमिट कर रहे हो, वो भी गलत है वैसे, बट अगर आप वो करो कम से कम लिख तो रहे हो। पर ये नहीं करना है किसी का असाइन, किसी का पीडीएफ का बस रीनेम कर दिया, पीडीएफ पर अपलोड कर दिया अपने नाम से, ठीक है। आर्यन पवार करके स्टूडेंट है, और भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है
तो मत करना ये, ठीक है। कल मैंने पकड़ा असाइनमेंट नंबर 5, उसने किसी और स्टूडेंट का पीडीएफ उसको बस ब्लैक एंड व्हाइट करके सबमिट कर दिया था, ठीक है। ठीक है, बहुत असाइनमेंट्स होते हैं तो हो सकता है मैं कभी ना पकड़ पाऊँ इस चीज को, ठीक है। पर टाइम आने पे आपको खुद पता लग जाएगा कि नुकसान ही होगा इस चीज से, ठीक है। आपको ये नहीं करना, ठीक है। जो भी और ये कर रहा था अभी तक नहीं पकड़ा गया था, वो अगर पकड़ा ना भी जाए आगे जाकर तो ये मत सोचना कि इससे वो फायदा हो रहा है, ठीक है। अभी टाइम बच जाएगा, आगे जाके बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, लिखोगे तभी ये फॉर्मूलाज याद होंगे आपको। लास्ट लास्ट में एक हफ्ता पढ़ के कुछ खास नहीं होने वाला आपका, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम निकल जाएंगे बट आगे जाके जो एग्जाम देने हैं वो नहीं निकलेंगे आपसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। तो स्टेयरकेस को पता ही है, स्टेयरकेस क्या होता है। स्टेयरकेस आपने अपने पूसा कॉलेज में भी देखा होगा, ठीक है। ऐसे करके स्टेयरकेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेप्स, पता ही आपको स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे मेनली इसके नीचे एक स्लैब होता है, ठीक है। ऐसा एक स्लैब होता है जिसके ऊपर स्टेयरकेस आता है, इसको कहते हैं बेस स्लैब, ठीक है। तो स्टेयरकेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है बेस स्लैब, ठीक है। इसको डिजाइन करते हैं, बट वैसे डिजाइनिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको बस ये पढ़ना है कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बेस स्लैब की डेप्थ कितनी होती है, ठीक है। और लोडिंग कैसे हम स्टेयरकेस में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, a staircase is a means of giving access to different floors or levels of a building. Staircases are used in almost all buildings, consist of number of steps arranged in a way that a person can move from one level to another, ठीक है। arrangement of steps is as per convenience, standard and space available। मतलब आपके स्टेयरकेस की विड्थ कितनी है, कितना चौड़ा स्टेयरकेस है, कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर, आपके बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसको एड्रेस करना है रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। चलिए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर्स होते हैं, ये बताओ इसमें से कौन सा टाइप ऑफ स्टेयर्स आपके पूसा कॉलेज में है, बताओ। ऐसे कॉलेज जाए हुए बहुत टाइम हो गया होगा आपको, बट ये बताओ, ये है वन टाइप, ये है दूसरा टाइप, ये है तीसरा टाइप, ये है फोर्थ टाइप, और ये है फिफ्थ टाइप। बताओ कौन सा टाइप है आपके पूसा में, बताओ पूसा में कौन सा टाइप का स्टेयर है। सबसे अलग अलग आंसर आ रहा है, हाफ टर्न। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका तीसरा टाइप ऑफ स्टेयर है आपके पूसा में। नहीं, तीसरा टाइप है कि ये है, तीसरा टाइप है कि ओपन वेल है, बताओ। इतनी बड़ी लैंडिंग कहीं मिलती है आपको, इतनी बड़ी लैंडिंग कहीं मिलती है, इतना बड़ा स्पेस तो नहीं मिलता ना कुछ स्टेयर्स के बीच में, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। आपको एंगल में कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक स्टेयर है, ऐसे एक स्टेयर है, फिर यहाँ भी एक स्टेयर है पूसा में, है ना। तो आपको इसलिए ऐसा लग रहा होगा ये, बट देखो इस वाले में यहाँ पे कोई स्टेयर नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेयर नहीं है, पर पूसा में यहाँ पे स्टेयर है, ठीक है। तो आपका ये तीसरा टाइप ऑफ स्टेयर है पूसा में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अकाउंट सेक्शन के पास वाला, अकाउंट सेक्शन के पास वाला, वो उसको, हाँ उसको बोल सकते हो छोटा मोटा आपका फिफ्थ टाइप हो सकता है। हाँ फिफ्थ टाइप ही है वो, ठीक है। और उसमें इतना स्पेस नहीं है, स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए आपको थोड़ा विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होगी। बट हाँ अकाउंट सेक्शन में थोड़ा बहुत फिफ्थ टाइप का ही है वो, क्योंकि बीच में कुछ स्टेयर नहीं है, ऐसे जाते हो आप, ऐसे घूमते हो। देखो यहाँ पर कितना घूमे, आपको बस ये देखना है कि आप घूमे कितना। यहाँ पर कितना घूमे आप, 90 डिग्री घूमे, ठीक है। यहाँ कितना घूमे, 90 90 180 डिग्री घूम गए आप, ठीक है। तो अकाउंट सेक्शन वाले पास में जो स्टेयर्स है उसमें आप 180 डिग्री घूमते हो, तो इसलिए वो ओपन वेल स्टेयर हो गया, ठीक है। और क्वार्टर टर्न स्टेयर में आप 90 डिग्री घूमते हो, जबकि क्लासों के पास है, ठीक है। वो आपका 90 डिग्री टर्न है यहाँ पे, तो उसको क्वार्टर टर्न स्टेयर बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यही दो यूज होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यही दो यूज होते हैं। और अगर आप छोटे मोटे बिल्डिंग्स जो एक एक फ्लोर के होते हैं, उसमें कभी कभी आपका इस टाइप का स्टेयर होता है, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही फ्लोर होता है, तो उसमें कभी कभी ऐसा लैंडिंग ऐसा होता है स्ट्रेट, क्योंकि कोई घूमने का तो कोई वो नहीं है ना, रीजन तो है नहीं घूमने का उसमें, ठीक है। तो इसलिए उसमें ऐसा भी होता है, ये पुराने टाइप के बिल्डिंग्स में होते हैं। वरना आजकल आजकल तो हाई राइजेस ही हैं, 3 4 फ्लोर के बिल्डिंग तो बनते ही हैं, तो उसमें ये या फिर ये होते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ये वो होता है, बस इसमें क्या है कि इस वाले एरिया में थोड़े से स्टेयर्स और दे दिए घूमने के लिए बस, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है।
ठीक है ऋतिक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं कर दूंगा आपका चेक, आपका नाम याद रखूंगा मैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी स्टेज देख लेते हैं। ये डॉग लेग्ड है, ठीक है। डॉग लेग क्यों है ये वाला, देखो ये ऐसा होता है, अगर इसको आप इस साइड से देखोगे ना तो ये ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये देखो डॉग का लेग बन गया ना ये, जब डॉग खड़ा होता है तो उसका ये लेग है, उसका फीट है, ये लेग है, ठीक है। तो अगर आप इस साइड से देखोगे इसको तो ये ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके जाता है ये स्टेज, ठीक है। तो इसलिए इसको डॉग लेग बोलते हैं, ठीक है। ओपन देखो, ओपन न्यू वेल, ओपन वेल में क्या था, यहाँ स्टेज नहीं थे, ठीक है, बट यहाँ पर देखो यहाँ पे स्टेज है, ठीक है, ठीक है। तो आप पूसा वाले को ये भी बोल सकते हो, ठीक है, पूसा वाले को आप ये भी बोल सकते हो ओपन न्यू वेल। और सर्कुलर और स्पाइरल आपको दिख ही रहा है कैसा है, ठीक है। ये आपको कहाँ पर होता है, ये आपका जो वो टंकी होते हैं ना, बड़े बड़े टंकी होते हैं जो आपके, आपने देखा होगा, तो उनके अंदर से आपके स्टेयर केसेस होते हैं, तो वहां पर ऐसा कुछ स्टेयर केस होता है, ऐसा गोल गोल घूम घूम के ऊपर पहुंचना होता है, ठीक है। तो उसमें जनरली ऐसा होता है, ठीक है। और ये आपका, आपने देखा होगा शायद कभी कभी सिनेमा हॉलों में जब ऊपर बैल्कनी वाली सीट्स के लिए जाना पड़ता है तो ऐसा ऐसे स्टेज होते हैं उसमें, थोड़े घुमाऊं, कुछ कुछ में होते हैं, सब में नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में कभी गया नहीं हूँ, बट हाँ हो सकता है वहां पर हो ऐसा, ठीक है। चलिए फिर, ये थोड़ा डिजाइन टाइप के स्टेयरकेस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बिल्डिंग्स में होते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, बड़े बड़े ओवरहेड टैंक्स के अंदर जो होते हैं उसमें होता है। कुतुब मीनार भी जब खुला था तो उसके अंदर भी आपका स्टेयरकेस ऐसा ही था, ठीक है ना, ऐसा ही स्टेयरकेस उसमें भी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉमनली यूज स्टेयरकेसेस आर एज फॉलोज, ठीक है, उनके नाम लिखे हुए हैं। चलिए फिर अब पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, स्टेयरकेस में। चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए, इस पे आप चढ़ते हो उसको पूरा क्या बोलते हैं, स्टेप। ये पूरा ट्रायंगल पोर्शन क्या है, स्टेप। ट्रायंगल पोर्शन का हाइट क्या है, राइज, क्या बोलते हैं उसको, राइज, ठीक है। और ट्रायंगल पोर्शन का विड्थ क्या है, बेस, उसको बोलते हैं हम ट्रेड, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड। ये दोनों ही आपके 150 से 300 mm के आसपास वेरी करते हैं दोनों, ठीक है। 150 से 300 mm के आसपास, हम देख लेंगे कहाँ पे कितना यूज होता है, बट वैसे इन जनरल ट्रेड और राइज दोनों के दोनों आपके 300 mm के आसपास, 150 से 300 mm के आसपास वेरी करते हैं, ठीक है। और ये है ट्रेड, ठीक है। कभी कभी लोग कंफ्यूज आते हैं, तो 3D में देखते हो आप स्टेप को तो इसको ट्रेड समझ लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड नहीं है, ट्रेड आपका ये विड्थ है, ठीक है। बस आप जब शेके को देखते हो यहाँ से तो आपको एक ट्राइंगल दिखता है, उस ट्राइंगल का बेस है आपका ट्रेड और राइज है उसका हाइट, ठीक है। और ये नोजिंग है आपका, नोजिंग कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन सा रहता है, जब कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड का विड्थ इनफ नहीं होता, ठीक है, तो राइज को थोड़ा सा ज्यादा ये इसका जो विड्थ है इस सीमेंट का विड्थ ज्यादा नहीं होता, तो कभी कभी कुछ डिजाइनर टाइल्स या कुछ लगाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा विड्थ का होता है, तो उसमें एक ओवरहैंग बन जाता है, ठीक है। तो उस ओवरहैंग को हम बोलते हैं नोजिंग, उस ओवरहैंग क्या बोलते हैं, नोजिंग, ठीक है। और गोइंग कुछ नहीं है आपका, गोइंग बस ये आपका देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पे नोजिंग तो है बट देखो ट्रेड के अंदर नोजिंग आ रहा है, ठीक है। ट्रेड के पूरे विड्थ के नोजिंग आ रहा है बट गोइंग के अंदर नोजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। हल्का डिफरेंस है, ठीक है, आपको डायग्राम से ही पता लगेगा, हल्का डिफरेंस है पर आपको समझना है, ठीक है। गोइंग और ट्रेड होती है कि डायरेक्शन में है, बट अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन दिया हुआ है ट्रेड में तो वो गोइंग के अंदर नहीं गिना जाएगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, कोई मतलब डेरिवेशन या कोई लॉजिक नहीं है इसका, ये कुछ रूल्स है बस, ठीक है। तो वो आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायग्राम को 2-3 बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लैंडिंग क्या होता है, जहां पर आप खड़े होते हो, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े होते हो और सोचते हो कि मुझे ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो लैंडिंग है। ऊपर जाके भी एक और लैंडिंग आती है, ठीक है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल, लास्ट में हॉरिजॉन्टल जो बीम होता है, बीम या बेस स्लैब का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है जिस पे आप खड़े होते हो, वो आपका लैंडिंग होता है, ठीक है। और बेस स्लैब क्या है, बेस स्लैब आपका वो बीम है जो इन स्टेप्स के नीचे होता है उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। बेस स्लैब वो है, ठीक है, ये है बेस स्लैब। और फ्लाइट, फ्लाइट इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को जो हम ऊपर जा रहे हैं, इस पूरे स्लैंट लेंथ को, स्लैंट ये जो आपका डायगोनल लेंथ है इसको हम फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, बस इनका भी डेफिनेशन लिखा हुआ आ जाएगा इधर, ठीक है। फ्लाइट इज द लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस बिटवीन टू लैंडिंग्स, ठीक है। दो लैंडिंग्स के बीच में, यहाँ पर एक लैंडिंग, समझ लो ऊपर जाके एक और लैंडिंग आएगी, तो उनके बीच का ये स्लैंट लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ मत बोल देना, ठीक है, ये नहीं है फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट ये है, ठीक है, स्लैंट लेंथ पूरा, ठीक है। इट इज स्लोपिंग, स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द
स्टेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट वेरीज फ्रॉम 3 to 12, ठीक है। 3 से लेके 12 स्टेप्स होते हैं आपके एक बेस स्लैब में, एक फ्लाइट में, ठीक है। आप देख लेना पूसा में भी आप गिन के देख लेना, मेरे ख्याल से अराउंड शायद 10 स्टेप्स है पूसा में, ठीक है। एक बार देख लेना आप, ठीक है। कोई मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है। चलिए, लैंडिंग इज द इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्रोवाइडेड इन अ स्टेयरकेस प्रोवाइडेड फॉर रिलैक्सिंग व्हाइल क्लाइंबिंग एंड एंटरिंग और एग्जिटिंग अ स्टेयरकेस, ठीक है। बता दिया था मैंने, ये बहुत मतलब डायग्राम देखकर तो बिल्कुल समझ में आ ही रहा है आपको। द वर्टिकल हाइट ऑफ अ स्टेप, ठीक है। स्टेप क्या होता है? ट्रायंगुलर। उस ट्रायंगल का, मैं ट्रायंगल ट्रायंगल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके लोड कैलकुलेशन में आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। इसलिए बार बार मैं ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टेप एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का आपका जो हाइट होता है, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेप इज कॉल्ड राइजर, राइज और राइजर, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम 150 to 180 mm, कहा था मैंने 150 mm शुरू होता है, ठीक है, 180 mm तक जाता है फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एंड 120 to 150 फॉर पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग मतलब आपका कोई समझ लो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। कोई पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में आपके थोड़े एजेड लोग भी आएंगे, है ना, क्योंकि रेजिडेंशियल ऑफिस में तो फिर भी आपका लिफ्ट विफ्ट होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस वगैरह में तो लिफ्ट वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे राइजर की हाइट थोड़ी कम रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ओल्ड लोग आए वहाँ पे लिफ्ट तो है नहीं उनके लिए, तो स्टेप्स का हम राइज थोड़ा कम रखते हैं ताकि चढ़ने में आसानी हो, ठीक है। बस ये थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, आपको ज्यादा ध्यान रखना नहीं है, बस समझना है कि पब्लिक बिल्डिंग में जो राइज होता है थोड़ा कम होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम वही है, अब ट्रेड की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब बेस ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन टू राइजर्स ऑन अ स्टेप इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक है। एक ये राइजर, एक ये राइजर, इस राइजर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। चलिए, द विड्थ ऑफ अ ट्रेड इज 200 to 250 फॉर रेजिडेंशियल एंड 200 to 300 फॉर पब्लिक। ट्रेड ज्यादा रखते हैं। ट्रेड अगर देखा जाए तो एक टाइप का रेस्टिंग एरिया तो है, वो भी हॉरिजॉन्टल एरिया है, तो इसलिए पब्लिक बिल्डिंग में ट्रेड थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ट्रेड कहाँ से कहाँ तक हो गया? 200 से 300 इन जनरल, 200 से 300। और राइजर कहाँ से कहाँ तक हो गया? 150 से 200 या 150 से 180, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी है तो आपको फैक्ट और नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, गोइंग एंड नोजिंग, horizontal distance between two rises is known as going and the portion projecting out of the rise surface is called nosing, ठीक है। ट्रेड को ही बांट दिया दो में, ट्रेड को ही दो में बांट दिया, गोइंग में और नोजिंग में, ठीक है। ठीक है, गोइंग बस वो वाला एरिया है जो आपके प्रोजेक्शन से पहले का है, ठीक है। और जो प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं? नोजिंग, ठीक है। आपका नोज भी तो आपके फेस से बाहर प्रोजेक्ट करता है ना, वो भी तो कैंटिलीवर टाइप का ही है नोज आपका, इसलिए नोजिंग बोलते हैं बस, ठीक है। तो जनरल से टर्म्स है, कोई लॉजिक नहीं है इनके पीछे, बस छोटे छोटे मोटे लॉजिक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, हेडरूम इज द क्लियर हाइट बिटवीन वन फ्लाइट एंड दी अदर अबव इट, मतलब ऐसे आपका ये स्टेयर्स है, ठीक है, ये लैंडिंग हो गई, उसके बाद एक और स्टेयर आएगा ऊपर, है कि नहीं, एक और स्टेयर आएगा ऊपर, तो इन दोनों के बीच में आपको हेडरूम मिल रहा है, ठीक है। जब आपका हेडरूम मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? हेडरूम, ठीक है। ये आपको स्पेस मिल रहा है चलने का, ठीक है, उसको बोलते हैं हेडरूम। वैसे पता ही होगा आपको, गाड़ियों में भी हेडरूम का एक टर्म रहता है, ठीक है। सॉफिट बॉटम सरफेस ऑफ द बेस स्लैब, ठीक है। सॉफिट का बहुत जनरल सा टर्म है, आपका आर्च में, बीम में, सब में जो इनका बॉटम होता है उसको सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बेस स्लैब भी तो एक बीम ही है, तो उसके बॉटम को क्या बोलते हैं? तो बॉटम को बोलते हैं सॉफिट, ठीक है। सारे टर्म्स बता दिए मैंने, टर्म्स समझ में आ गए आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही कुछ 10-15 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, बोलेंगे कि आपको स्टेयरकेस का डिटेल डायग्राम बनाओ और उसके साथ आप लोग टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करो, ठीक है। वैसे भी स्टेयरकेस में सबसे जरूरी है डायग्राम बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डायग्राम बनाओगे तभी आपको याद आएगा क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं स्टेयर्स में। प्लस अभी आगे जाकर हम लोडिंग पढ़ेंगे, तो लोडिंग में भी डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो स्टेयरकेस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनिंग ऑफ स्टेयरकेस, प्रोपोर्शनिंग मतलब आप राइज और ट्रेड की वैल्यू कितना रखें, ठीक है। ये कुछ डिजाइन वैल्यूज हैं, मतलब आपको ज्यादा ये नहीं करना कि सर ये कैसे डिराइव हुआ, ऐसा कुछ डेरिवेशन नहीं है इसका। बस आईएस कोड ने कुछ बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स करे, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये एक कंफर्टेबल क्राइटेरिया है स्टेयरकेस, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, पहला है 2 into राइजर प्लस ट्रेड, मतलब राइजर का जितना भी, समझ लीजिए राइजर आपका 150 mm का राइजर है, ठीक है, और ट्रेड समझ लीजिए आपका 250 mm का है, ठीक है। तो राइजर, इसको मान लीजिए आर, इसको मान लीजिए टी, तो 2 into आर प्लस टी जो है
आपका इस दोनों के वैल्यू के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हुआ 300 प्लस 250, ये 550 हुआ ना, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं आया हमारे इस रेंज में, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे राइजर को, राइजर को कर देंगे 180 mm का, तो 180 mm इंटू 2 360, तो 360 प्लस 250 आ गया हमारे, कितना आ गया हमारा 610, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल अगर करने होते तो अगर ऐसा करना पड़ता आपको, बट न्यूमेरिकल को सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि प्रोपोर्शनिंग ऐसे करते हैं स्टेप, ठीक है। 610 mm आ गया हमारा इस रेंज के बीच में, ठीक है। राइजर इंटू ट्रेड, राइजर की जो वैल्यू है और ट्रेड की जो वैल्यू है उसको अगर इंटू करेंगे तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नहीं, स्टेयरकेस के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आज चल जाने, ठीक है। और ठीक है, चलिए। विड्थ ऑफ प्राइवेट स्टेयरकेस, प्राइवेट मतलब आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर का कोई स्टेयरकेस हो जो सिर्फ आप ही यूज करते हो या आपकी फैमिली वाले यूज कर रहे हैं बस, ठीक है। वो वाला स्टेयरकेस छत में जाने के लिए, तो वो जनरली आपका उसकी विड्थ ज्यादा नहीं होती, ठीक है। विड्थ मतलब देखिए, ये आपका स्टेयरकेस है, ठीक है। तो 3D में देखोगे तो ये आपका स्टेयरकेस है कि नहीं, ये आपका स्टेयरकेस है 3D में देखोगे तो ये इस विड्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है विड्थ, ठीक है, इस विड्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विड्थ आपका प्राइवेट स्टेयरकेस मतलब आपके घर पे ही है, 2-3 लोग ही यूज कर रहे हैं, तो 900 mm का होता है, ठीक है। एंड फॉर पब्लिक स्टेयरकेस मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या पोस्ट ऑफिसों में जहाँ बहुत लोग आते हैं एक दिन में, तो उसमें आपकी विड्थ 1800 टू 2400 mm होनी चाहिए, ठीक है। विड्थ की बात हो रही है, ठीक है। विड्थ और ट्रेड को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हाइट बिटवीन अ फ्लाइट एंड द अदर वर्टिकली अबव इट, मैंने अभी बताया था हेडरूम के बारे में बताया था, तो हेडरूम आपका 2.1 मीटर के से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी इंडिया में देखोगे तो आपने मैक्सिमम 180 1.8 मीटर का या 1.9 मीटर के लोग देखे होंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें बढ़ाकर बोला है कि 2.1 मीटर का तो होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि बंदे का सिर ना लग जाए ऊपर वाले फ्लाइट से, ठीक है। अगर आप पुराने मॉन्यूमेंट्स में जाओगे तो कहीं कहीं पर इतना हेडरूम नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका सिर लड़ गया किसी फ्लाइट से, ठीक है। तो इसलिए इसको मद्देनजर रखा जाता है ताकि 2.1 मीटर का तो हेडरूम हो ही हो, ठीक है। एंगल ऑफ फ्लाइट विद हॉरिजॉन्टल मतलब आपका बेस स्लैब होता था, इसके ऊपर आपके स्टेप्स होते थे, ठीक है। तो आपका बेस स्लैब का जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस वाला एंगल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल विद द हॉरिजॉन्टल शुड बी बिटवीन 25 टू 40, ज्यादा अगर डिग्री बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्टीप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो चढ़ना ही मुश्किल होगी, ठीक है। तो कंफर्ट क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए 25 डिग्री to 40 डिग्री का आपको एंगल बोला है, ठीक है। हाँ, पिच एंगल भी इसी को बोल दोगे, ठीक है। पिच क्या होता है, पिच तो बस यही होता है कि आप किसी चीज को उठा रहे हो तो किस एंगल में उठा रहे हो, ठीक है। तो पिच भी बोल सकते हो इसको, पिच एंगल बोल सकते हो, पिच नहीं बोल सकते, पिच एंगल, ठीक है। फॉर फ्री फ्लो ऑफ यूजर द विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपका ये स्टेप है, ठीक है, ठीक है, ये स्टेप है 3D में देखोगे, ये स्टेप है आपका। तो उसके बाद यहाँ पे अगर लैंडिंग आ रही है, ये समझ लो ये लैंडिंग है, ठीक है। तो लैंडिंग का विड्थ भी तो स्टेप के बीच, स्टेप का ही, स्टेप के जितना ही होना चाहिए, है ना। आप जा रहे हो ऊपर, ठीक है, उसके बाद जो लैंडिंग आएगी उसका विड्थ भी तो स्टेप्स के जितना ही होना चाहिए ना, तभी तो सही पड़ेगा। स्टेप्स की विड्थ बढ़ा दी बट लैंडिंग है छोटी सी रख दी तो क्या फायदा, है ना। तो इसलिए लैंडिंग की विड्थ जनरली स्टेप्स के बराबर ही होती है, ठीक है। बस ये कुछ आपको डिजाइन क्राइटेरिया है इसमें, आपका ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट, यही आप ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। स्ट्रक्चरली स्टेयरकेस स्लैब बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी स्लैब सपोर्टेड ऑन वॉल्स और बीम्स, ठीक है। क्या तो वॉल्स पे सपोर्ट होते हैं और बीम पे सपोर्ट होते हैं, एक डायग्राम देखेंगे समझ में आएगा वॉल्स क्या है बीम्स क्या है, ठीक है। इट मे बी सपोर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेप्स और इन डायरेक्शन ऑफ गोइंग डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ सपोर्ट, मतलब देखिए या तो क्या होगा, आपका स्टेप्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जब स्टेप्स ऊपर से देखते हो ना उसका बिहेवियर उसका बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे स्टेप्स से तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बीम हो और यहाँ पर एक बीम हो, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट हो, या तो ऐसा सपोर्ट हो, ठीक है, या फिर कैसा होगा, आपके ऐसे स्टेयरकेस जा रहा है, ठीक है, ये उसका बेस स्लैब है, ठीक है, ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग है। हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट बीम का, सीढ़ी में देखो ऐसे बीम जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पर एक सपोर्ट हो बीम का, ठीक है। जनरली आपका यही वाला कंडीशन ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेयरकेस सपोर्टेड लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया था वो बताता है स्टेयरकेस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली का मतलब, यहाँ पे देखो बेस स्लैब ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ऐसे कर रहा है डिफ्लेक्ट, है कि नहीं, बेस स्लैब अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे करेगा डिफ्लेक्ट,
ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली डिफ्लेक्ट कर रहा है, जब लॉन्गिट्यूड ये है डायरेक्शन आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ध्यान रहेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टेयरकेस सपोर्टेड इन लॉन्गिट्यूडनली एंड स्टेयरकेस सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टली क्या है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये है। तो इसमें अगर यहाँ पर एक बीम है, यहाँ पर एक बीम है सपोर्ट करने के लिए बेस स्लैब को, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेयरकेस स्पैनिंग और स्टेयरकेस सपोर्टेड लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो बताया था कि ऐसा स्टेयरकेस है आपका, ठीक है, और ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, और अगर ऐसा सपोर्टेड है ये, ठीक है, तो अगर देखोगे तो स्टेप्स ऐसे डिफरेंट करेंगे इसमें, इन दोनों स्लैब्स के बीच में, इन दोनों बीम्स के बीच में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेयरकेस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो आपको ये समझना है बस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। तो अगर स्टेप्स के साथ साथ बीम भी जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टेयरकेस स्पैनिंग या स्टेयरकेस सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, वो मैंने बता दिया, ठीक है। स्टेयर स्लैब स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली मैंने बता दिया, स्टेयर स्लैब स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली, उसका डायग्राम भी आएगा, ठीक है। चलिए, स्टेयरकेस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, द स्टेयर सपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स ओवर द वॉल्स और बीम्स, ठीक है, सिंगल बीम ऑन वन साइड एंड बीम और वॉल ऑन द अदर साइड। इसका मतलब एक साइड में बीम है और दूसरी साइड तो वॉल है ही आपका, ठीक है, बाउंड्री वॉल वाला वॉल है तो उससे सपोर्टेड है, ठीक है। इज कॉल्ड एज स्टेयर स्लैब स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली। effective span of this type of stair slab is taken as horizontal distance between center to center of support। मतलब ऐसे आपका एक ये स्टेप है, ठीक है, ये आपका एक स्टेप है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सपोर्टेड है, यहाँ पे सपोर्टेड है कि नहीं, तो बस सेंटर टू सेंटर जो आपका डिस्टेंस है उसको आप क्या ले लेंगे, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, उसी को हम इफेक्टिव स्पैन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे आपका बीम में होता था, बीम में बस ये था कि आपका एक एल नॉट प्लस डी का क्राइटेरिया और आता था, ठीक है, वो वाला क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है स्टेप्स में, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक स्टेप है, ठीक है, तो उसमें यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, तो सेंटर ऑफ सपोर्ट आपका एल इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ईच स्टेप इज डिजाइन, यहाँ पर हर एक स्टेप डिजाइन होता है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर डिजाइन का, इसमें इसमें हर एक स्टेप डिजाइन होता है, इसलिए स्टेयरकेस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली कम यूज करते हैं, ठीक है। इज डिजाइन एज अ स्लैब स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली लाइक अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पैन एल, मैंने बता ही दिया था, ठीक है। एक स्टेप ऐसा एक स्टेप होता है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, रेक्टेंगुलर बीम की तरह ही तो हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, यहीं पर रीइंफोर्समेंट दे देंगे, ठीक है, और जो भी आपके रीइंफोर्समेंट वगैरह होते हैं वो इसी डायरेक्शन में आएंगे जैसे बीम में होता है, ठीक है। द स्टेयर स्लैब स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली अलोंग विद द रीइंफोर्समेंट इज शोन, ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखो ये आपका, अगर आप ऊपर से देखते हो तो यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर एक बीम है, ठीक है, और ये आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें से एक स्टेप का क्रॉस सेक्शन बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे वॉल पे सपोर्टेड है, यहाँ पे बीम पे सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट आ गया, ठीक है ना, ये आपका रीइंफोर्समेंट आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेयरकेस स्पैन लॉन्गिट्यूडनली, आईएस कोड में पेज 63 सब खोल लो, क्लॉज नंबर 33। आईएस कोड में जो डिजाइनिंग के और जो स्पैन के और लोडिंग के जो भी क्राइटेरियाज है, आईएस कोड में सिर्फ स्टेयरकेस स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली के वैल्यूज गिवन है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि स्टेयरकेस स्पैन लॉन्गिट्यूडनली इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए, द स्टेयर स्लैब सपोर्टेड एट बॉटम एंड टॉप, मैंने बताया था एक नीचे वाले फ्लाइट के कॉर्नर पे सपोर्ट होगा बीम का, और एक ऊपर वाले फ्लाइट के कॉर्नर पे सपोर्ट होगा बीम का। इस the stair slab supported at the bottom and top of the flight is called as stair slab spanning longitudinally. Dog legged, open well, quarter turn stairs come under this category, ठीक है। जो भी मैंने बताया था कि कॉमन टाइप ऑफ स्टेयर केसेस होते हैं, ठीक है। एक मैंने बताया था, आपको याद होगा कि एक था स्टेयर स्ट्रेट वाला स्टेयर केस, जो मैंने बताया था कि बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो उसमें उसमें आपका यहाँ पर सपोर्ट होता है और यहाँ पर सपोर्ट होता है, ठीक है। ये वाला आपका होता है स्टेयर केस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, स्टेयर केस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये होता है। जबकि पुरानी बिल्डिंग्स में जहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोर होती है और स्टेयरकेस गिवन होता है, ठीक है। कभी आप छोटे मोटे अगर उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे जो जिसमें एक ही फ्लोर होता है, तो उसमें जनरली आपका ये स्ट्रेट टाइप का स्टेयर होता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे सपोर्ट होता है, यहाँ पे सपोर्ट होता है, तो इसके ऊपर ग्रिल लगे होता है, आपकी ग्रिल या हैंड रेल लगा होता है ना, तो वही होता है इसका सपोर्ट, ठीक है। तो स्टेयरकेस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और जो भी आजकल यूज होते हैं डॉग लेग, ओपन वेल, क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, उन सब का आपका स्टेयरकेस स्पैन लॉन्गिट्यूडनली होता है, मतलब उसके नीचे वाले फ्लाइट पे एक सपोर्ट होगा और नीचे ऊपर वाले फ्लाइट पे एक सपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए, क्लॉज 33 of IS 456 gives guidelines about the design of such stairs which are to be deferred, ठीक है, पेज 63 IS 456 का, ठीक है।
चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है अभी, ठीक है। सबसे पहला इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन ऑफ दीज स्टेयर्स इज टेकन एज फॉलोइंग, ठीक है। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बीम सपोर्टिंग द टॉप एंड बॉटम राइजर्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका ये आपका राइजर है, लास्ट राइजर, आपके 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 स्टेयरकेस ऐसा होगा ना, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट राइजर है, ये आपका लास्ट राइजर है, ठीक है। तो आपके लास्ट राइजर के नीचे एक बीम है और एक फर्स्ट राइजर के नीचे एक बीम है, ठीक है। लैंडिंग फ्लाइट में नहीं है, ठीक है, फ्लाइट के जस्ट स्टार्टिंग में, और यहाँ पर एक फ्लाइट है और यहाँ पर एक फ्लाइट है। तो यहाँ पे देखो, जब फ्लाइट खत्म होती है नीचे वाली तो फर्स्ट राइजर आता है, और जब ऊपर वाली फ्लाइट शुरू होती है तो वहां पर एक राइजर खत्म होता है, ठीक है। तो इन वाले राइजर्स के नीचे अगर बीम दिया हुआ है, इन वाले राइजर्स के नीचे अगर बीम दिया हुआ है, तो आपके बीम के सेंटर से लेके इस बीम के सेंटर तक वो आपका इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा, ठीक है। स्टेयर के स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली है ये, ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में हॉरिजॉन्टली में ये होता था हमारा इफेक्टिव, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वो था स्टेयर के स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, हम लॉन्गिट्यूडनली की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस, व्हेन द लैंडिंग स्पैन पैरेलल टू द राइजर्स, the effective span is taken as a distance equal to the going of stairs plus half the width of landing on either side or 1 meter whichever is smaller। मतलब इसमें क्या, आपके लैंडिंग में आपका लैंडिंग स्पैन पैरेलल टू राइजर, मतलब आपका राइजर 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 का डायरेक्शन ये है और लैंडिंग भी ऐसा ही है, ठीक है। देख रहे हो ना, राइजर का ये है राइजर, ठीक है। अगर देखोगे तो ये आपका राइजर है, ठीक है। तो ऐसे आपका 3D में ऐसा राइजर है, ये पूरा राइजर है, और लैंडिंग का डायरेक्शन भी यही है कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई स्टेयरकेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये ओपन वेल वाला हो गया कि नहीं, ओपन वेल जैसा हो गया, ठीक है। तो ओपन वेल वाले में आपका लैंडिंग का डायरेक्शन भी यही है और राइजर का डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा है कि लैंडिंग स्पैन्स पैरेलल टू राइजर, तो क्या होगा, आपका गोइंग का लेंथ ये है, ठीक है, लास्ट राइजर से लेके फर्स्ट राइजर तक उतना का लेंथ आपका हो गया, समझ लो जी, ठीक है। जी प्लस समझ लो कि लैंडिंग का हाफ विड्थ ये x है, और इस लैंडिंग का हाफ विड्थ है y, तो g प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका इफेक्टिव स्पैन है, ठीक है। और कंडीशन है कि x नॉट ग्रेटर देन 1 मीटर एंड y नॉट ग्रेटर देन 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ही आपका x और y वन से बड़ा हो जाता है तो x की जगह देखो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और अगर दोनों ही 1 से बड़े हो गए तो x और y की जगह दोनों की जगह ही 1 आ गया, ठीक है। तो जब भी सबसे पहला क्या था, दोनों राइजर्स के नीचे बीम दिया हुआ है, तो उसमें तो आपका सेंटर सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीम हो गया, ठीक है। बट अगर आपका लैंडिंग राइजर के साथ राइजर का जो डायरेक्शन है उसी के साथ लैंडिंग भी है, स्पैन्स पैरेलल टू द राइजर, ठीक है, स्पैन्स पैरेलल टू द राइजर, द इफेक्टिव स्पैन इज टेकन एज डिस्टेंस इक्वल टू द गोइंग ऑफ द स्टेयर्स प्लस हाफ द विड्थ ऑफ लैंडिंग, ठीक है। लैंडिंग पूरा मत ऐड कर देना, फिर बोलना कि सर ये तो 1 मीटर से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। लैंडिंग का हाफ, क्वेश्चन में ये नहीं गिवन रहेगा कि लैंडिंग का आपका हाफ ये है, वो सीधा बोलेगा लैंडिंग का विड्थ ये है और निकालो भाई इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। तब आपकी ड्यूटी है कि आप लैंडिंग के विड्थ को हाफ करोगे, उसके बाद ऐड करोगे, ठीक है। हाफ करने के बाद देखोगे 1 से बड़ा तो नहीं है, अगर 1 से बड़ा है तो 1 को ऐड करोगे वहां पे जी के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको, लैंडिंग आपका राइजर के साथ स्पैन कर रहा है, यहाँ पर कोई स्टेयरकेस नहीं है, ओपन वेल टाइप का है, लैंडिंग का डायरेक्शन भी यही है और राइजर का डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो लैंडिंग स्पैन्स पैरेलल टू द राइजर, ठीक है। तो इसमें गोइंग का जो लेंथ है, गोइंग प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स और वाई क्या है, आपके लैंडिंग के विड्थ का हाफ, ठीक है, लैंडिंग के विड्थ का हाफ, ठीक है। तो लैंडिंग का विड्थ गिवन रहेगा, उसको आपको हाफ करना है, और गोइंग का लेंथ गिवन रहेगा, ठीक है। गोइंग का जो लेंथ गिवन रहेगा, या तो क्या बोलेंगे कि हमारा ट्रेड ना, हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारा 300 mm का है, ठीक है, और टोटल 12 स्टेप्स है। तो अगर 12 स्टेप्स है तो आपको खुद देखना है कि अगर 12 स्टेप्स हैं तो ट्रेड्स कितने होंगे, ठीक है। तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको गोइंग का टोटल लेंथ आ जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो, गोइंग का टोटल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू आ गई, और लैंडिंग का बिट तो गिवन ही रहेगा, ठीक है। लैंडिंग के बिट को हाफ से डिवाइड करके उसके बाद आपको 2 से डिवाइड करके, हाफ से डिवाइड करके नहीं, 2 से डिवाइड करके आपको जी में ऐड करना है, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन है स्पैन का, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं,
When the landing spans parallel to the stairs, the effective span is taken as equal to the center to center distance of supporting beams or wall. The going is measured horizontally in this case. ठीक है? When the landing spans parallel to the stairs, ठीक है? Parallel to riser नहीं बोला है, parallel to stairs. ठीक है? इसका मतलब क्या है? लैंडिंग के लास्ट में जाकर एक सपोर्ट है. ठीक है? आपका स्टेयर भी ऐसे जा रहा है और लैंडिंग का स्पैन भी ऐसा ही हो रहा है. ठीक है? आपको सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन हो रही होगी. आपको बस ये ध्यान रखना है, सेकंड और थर्ड में ये डिफरेंस है कि लैंडिंग के फर्स्ट लैंडिंग के एंड में और दूसरे लैंडिंग के एंड में सपोर्ट्स है वॉल्स के बीम्स के जो भी सपोर्ट है. जैसे आपका पहले वाले केस में क्या था, राइजर के लास्ट में जाकर एक बीम था, है कि नहीं, राइजर के लास्ट में जाकर. ठीक है? वैसे ही यहाँ पर लैंडिंग के लास्ट में जाकर. ठीक है? देखिए लैंडिंग टू स्पैन पैरेलल टू स्टेयर कर रहा है. ठीक है? पैरेलल टू स्टेयर्स. सेकंड थर्ड केस है लैंडिंग स्पैनिंग पैरेलल टू द स्टेयर्स. ठीक है? इफेक्टिव स्पैन इज टेकन एज इक्वल टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्टिंग बीम्स और वॉल्स. ठीक है? समझ गए? समझ गए? दूसरे वाले केस में क्या था, कुछ आपका ऐसा सपोर्टेड था लैंडिंग ना, लैंडिंग कहीं यहाँ पर सपोर्टेड था. ठीक है? तो यहाँ पर देखो राइजर भी ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा और लैंडिंग भी ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं. राइजर ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे, स्टेप्स ऐसे करेंगे डिफ्लेक्ट, और लैंडिंग भी ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा इन दोनों सपोर्ट के बीच में, है कि नहीं. तो इसलिए इसमें क्या बोलते थे, लैंडिंग इज स्पैनिंग पैरेलल टू द राइजर्स. ठीक है? और तीसरे में क्या है, तीसरे में आपका क्या है, लैंडिंग के लास्ट में सपोर्ट है, लैंडिंग के यहाँ पे सपोर्ट है. ठीक है? तीसरे वाले केस में अगर 3D में देखोगे तो ये लैंडिंग है और यहाँ पर बीम्स थे. ठीक है? यहाँ पर बीम्स थे, बट यहाँ पे बीम्स नहीं है, यहाँ पर एंड में जाके बीम्स है. तो लैंडिंग भी ऐसे ही करेगा डिफ्लेक्ट, है कि नहीं, और स्लैब तो कर ही रहा है डिफ्लेक्ट ऐसे करके. तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में स्पैन मानेंगे उसका. ठीक है? तो स्टेयर केस के पैरेलल वो डिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है? इसलिए हम मानते हैं लैंडिंग स्पैनिंग पैरेलल टू स्टेयर्स. ठीक है? अभी चलो 1 मिनट से भी कम है, मैं सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन कीजिए उसको. ठीक है? उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? थोड़ा टाइम कम बच रहा है इसमें. सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ मैं, उसको ज्वाइन कीजिए. ठीक है? चलिए चलिए फिर सेशन 2 स्टार्ट करते हैं. ठीक है? तो आपको समझ में आ गया ना, ये स्टेयर केस स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडनली के दूसरे और तीसरे केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है? दूसरे में वो राइजर के पैरेलल आपका लैंडिंग स्पैन कर रहा है और तीसरे में स्टेयर केस के पैरेलल आपका लैंडिंग स्पैन कर रहा है. और स्पैन का मतलब, स्पैन का डायरेक्शन कैसे बोलते हैं, डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है वो. ठीक है? दूसरे वाले में वो राइजर के पैरेलल, ठीक है, राइजर के पैरेलल डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए लैंडिंग को राइजर के साथ स्पैन करता हुआ हम देखते हैं. ठीक है? और उसमें हमारा इफेक्टिव स्पैन g प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है? आपका ये सब फॉर्मूला आईएस कोड में गिवन है. ठीक है? आपको चिंता नहीं करना, उसमें ये भी गिवन है कि x नॉट ग्रेटर देन 1 मीटर एंड y नॉट ग्रेटर देन 1 मीटर, सब लिखा हुआ है. ठीक है? और दूसरा when landing spans parallel to stairs. ठीक है? मतलब स्टेयर स्लैब भी ऐसे ही डिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है? और लैंडिंग भी ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है? यहाँ पर सपोर्ट है, लैंडिंग के एंड में सपोर्ट है. ठीक है? तो तब क्या बोलेंगे, सेंटर टू सेंटर. ठीक है? ये आपका एल इफेक्टिव होगा. जैसे राइजर वाले केस में होता था कि फर्स्ट राइजर और लास्ट राइजर में सपोर्ट है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट हम ले लेते थे एल इफेक्टिव को, वैसे ही इसमें एल इफेक्टिव वैसे ही लेंगे. ठीक है? चलिए फिर, तो इफेक्टिव स्पैन का यही है, आपका यही फंडा है इफेक्टिव स्पैन का. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है? आपको क्वेश्चन आएंगे इसके. ठीक है? छोटे मोटे क्वेश्चन इसी से बनेंगे. ठीक है? इफेक्टिव स्पैन निकालने के. ठीक है? चलिए फिर, लोड ऑन स्टेयर्स. ठीक है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो लोड्स कैसे कैसे आते हैं. ठीक है? लाइव लोड्स एज पर IS 875. ठीक है? आपका IS 875 है, ये जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, आपको बस ध्यान रखना है ये दो वैल्यूज का. ठीक है? 875 में आपके बिल्डिंग्स के किचन में कितना लोड आएगा, ड्राइंग आपकी हॉल में कितना लोड आएगा, ऑडिटोरियम में कितना लोड आएगा, स्टेयर्स में कितना लोड आएगा, नॉर्मल ऑफिस रूम में कितना लोड आएगा, वो सब गिवन है उसमें. ठीक है? तो उसमें से स्टेयर्स का मैंने निकाल लिया, उसमें लिखा है कि अगर स्टेयर्स में ओवर क्राउडिंग है तो स्टेयर के हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 5 किलोन्यूटन का लोड आएगा. ठीक है? कितने किलोन्यूटन का, 5 किलोन्यूटन का. ठीक है? और स्टेयर्स नॉट लायबल फॉर ओवर क्राउडिंग 3 किलोमीटर मीटर स्क्वायर. ठीक है? ये आपका बस आपको ये दो वैल्यूज याद रखने हैं. ठीक है? लाइव लोड स्टेयर केस में अगर ओवर क्राउडिंग हो सकती है, मतलब
पोस्ट ऑफिस का स्टेयरकेस हो, कोई पब्लिक ऑफिस का स्टेयरकेस हो, तो हमें बहुत लोग आ सकते हैं एक बार में, ठीक है, कोई बैंक हो, ठीक है, तो वहां पर हम लाइव लोड स्टेयरकेस के हर पर मीटर स्क्वायर में 5 किलो न्यूटन का मानेंगे, ठीक है। अगर ओवरक्राउडिंग नहीं हो सकती, वहां पे घर का स्टेयरकेस है, घर के अंदर है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्टेयरकेस है किसी ऐसी बिल्डिंग का ना बहुत कम लोग काम करते हो, ओवरक्राउडिंग होने के चांसेस बिल्कुल कम है, ठीक है, तो वहां पे 3 मीटर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये बताओ कॉलेज में जो स्टेयरकेस है वो किस वैल्यू डिजाइन करोगे आप, 5 से कि 3 से, बताओ, कॉलेज का या हॉस्पिटल का, बताओ किस लोड से करोगे, 5 से कि 3 से। 5, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, 5 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरक्राउडिंग हो सकती है, ठीक है, सिविल में 120 बच्चे हैं, ठीक है, तो ओवरक्राउडिंग हो सकती है वहां पर, इसलिए हम 5 से डिजाइन करेंगे कॉलेज के लिए, ठीक है, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ये ट्राइंगल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है लोड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल का एरिया तो पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। तो बेस क्या है, बेस थ्रेड है टी, ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट राइजर है आर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल से हमारा सारा लोड कैलकुलेशन होगा अभी, ठीक है। चलिए ध्यान से समझना है, यही थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, ठीक है। डेड लोड आर कैलकुलेटेड पर हॉरिजॉन्टल एरिया, ठीक है, लाइव लोड समझ में आ गया हमें। अब डेड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो स्टेयर केस के एरिया के हिसाब से होगा ना, स्टेयर केस का जितना एरिया होगा उसको आप मल्टी, स्टेयर केस का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो स्टेयर केस में यूज हो रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, आरसीसी का यूनिट वेट क्या है बताओ, आरसीसी का यूनिट वेट क्या है पर मीटर क्यूब, क्वेश्चन मार्क को भरो, 25, ठीक है। तो बस उसके वॉल्यूम निकालना है, उस वॉल्यूम को आपको 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। वॉल्यूम निकाल के पर हम पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया निकालते हैं, ठीक है, पर मतलब पर 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ के लिए निकालते हैं हम, ठीक है। तो इसके एक डायमेंशन चला गया, एक डायमेंशन चला गया, तो हमें बस उसका विड्थ और हाइट चाहिए होगा, ठीक है, लेंथ नहीं चाहिए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड वेट ऑफ स्टेप, डेड वेट ऑफ बेस स्लैब, बेस स्लैब का तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आपका बेस स्लैब है, ठीक है, बेस स्लैब का डेप्थ कितना होता है डी, ठीक है, और फ्लाइट या इसका लेंथ है डायगोनल लेंथ, स्लोपिंग लेंथ है बेस स्लैब का, ठीक है, तो वो लेंथ, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर स्टेप्स आपके, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टेप का एरिया निकालोगे, पर 1 मीटर लेंथ आपको स्टेप का वो निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से, और फिर बेस स्लैब का वॉल्यूम निकालोगे पर 1 मीटर लेंथ पर हॉरिजॉन्टल एरिया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से, ठीक है, समझते हैं उसको, ठीक है। चलिए ध्यान से समझना है, ठीक है, ठीक है। वेट ऑफ वन स्टेप, एक स्टेप का वेट मान लेंगे, तो जितना वेट जितने स्टेप्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पर 1 मीटर विड्थ, एरिया ऑफ वन स्टेप इंटू वन, ठीक है, देखिए 1 मीटर विड्थ बोल रहा है, ठीक है, फॉर 1 मीटर विड्थ मतलब आपका ऐसा स्टेप है, ठीक है, तो स्टेप को अगर 3D में देखोगे तो ऐसा है ना स्टेप आपका, ठीक है, तो विड्थ कितना है वो तो पता नहीं है हमें, तो पर 1 मीटर विड्थ, ठीक है, पर 1 मीटर विड्थ, तो ये हम निकाल लेंगे, ये हमारा ट्रेड है, ठीक है, ये हमारा ट्रेड है, ये हमारा राइजर है, ठीक है। तो और है तो ये ट्रायंगुलर ना, एक मिनट, हाँ, मैं काम करता हूँ अच्छे से, ये हमारा बेस स्लैब है, ठीक है, बेस स्लैब है हमारा। चलिए तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ट्रेड बेस इंटू हाइट, ठीक है, इंटू 1 मीटर विड्थ, तो क्या आ गया ये, वॉल्यूम आ गई कि नहीं, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया कि नहीं, वॉल्यूम पर मीटर विड्थ, पर मीटर विड्थ, वॉल्यूम पर मीटर विड्थ, लिखा है ना पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया, तो यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया क्या हो गया पर मीटर विड्थ, ठीक है, तो एरिया इंटू 1 मीटर इंटू 25 डेंसिटी ऑफ आरसीसी, ठीक है। मैंने गलती से पर यूनिट लेंथ बोल दिया था, ठीक है, पर यूनिट विड्थ है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब अगर अगर इसमें बोले कि 1 मीटर विड्थ भी है और 1 मीटर लेंथ भी है, ठीक है, मतलब आपका ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, तो हमने इसका पर यूनिट विड्थ निकाल दिया, ठीक है, पर यूनिट विड्थ, ठीक है। अगर पर यूनिट लेंथ भी बोले बोले कि लेंथ भी 1 मीटर है हमारा, लेंथ भी अगर हमारा 1 मीटर है, तो क्या करेंगे,
बस हमने ट्रेड मल्टीप्लाई किया तो उसको उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक है। हमारा पहला लेंथ कितना था, लेंथ पहले कितना था, ट्रेड के बराबर था लेंथ हमारा। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड को ट्रेड से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर, है कि नहीं, कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 मंथली, हाँ वैसे इसको भी ऐसे ही मान सकते हो, या फिर टी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो लेंथ अपने आप 1 मीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बस इसे हमने इसी चीज को हमने टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया 25/2 इंटू आर, या फिर मान लो हाफ। ठीक है, या फिर अगर डेरिवेशन देखें तो हाफ इंटू राइजर इंटू 1 मीटर लेंथ, 1 मिनट गलती कर दी, हाँ, इंटू 1 मीटर लेंथ इंटू 1 मीटर ब्रेड्थ इंटू 25। ठीक है, ये कितना है, लेंथ 1 मीटर, ठीक है, ये आपका है ब्रेड्थ 1 मीटर, ठीक है, और 25, तो क्या आ गया, वही फॉर्मूला आ गया 25r/2। ठीक है, बस डेरिवेशन है इसका। ठीक है, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेड्थ। ठीक है, यही समझना था बस, आपका स्टेयरकेस का मुश्किल पार्ट खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बस क्लास छोड़ मत देना पर। ठीक है, आर टी, ठीक है, तो स्टेयरकेस का डेड लोड निकालना सीख गए हम, इसका डेड लोड निकालना सीख गए। ठीक है, सीधा आ गया। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है इंटू 1 भी है इसमें। ठीक है, लेंथ 1 मीटर, ट्रेड 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम स्टेयरकेस डिजाइन करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि भाई ट्रेड कितने का होगा या स्टेयरकेस का विड्थ कितना होगा, इसलिए हम पर मीटर लेंथ पर मीटर विड्थ कैलकुलेट करते हैं डिजाइनिंग के समय। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या बाकी है, बेस स्लैब। ठीक है, तो बेस स्लैब क्या होगा बताओ, क्या है आपका, ये है लेंथ, ठीक है, और आपका ये बेस स्लैब बना दिया मैंने। ठीक है, इसके ऊपर ये स्टेप है आपका। ठीक है, स्लैब का ये स्टेप है, ये आपका आर है, ये आपका टी है। हमें बेस स्लैब के लिए कौन सा लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए ना, स्लांट लेंथ, है कि नहीं, स्लांट लेंथ चाहिए। तो अगर देखोगे ये ट्राइंगल बन गया ना, जिसका राइट ये है, ये बेस स्लैब का लेंथ है कि नहीं, एल डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, और ये आपका राइजर है, और ये आपका ट्रेड है। एल डब्ल्यू कितना होगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो बस वही कर दिया, कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, वही कर दिया। ठीक है, तो हर एक स्टेप के नीचे बेस स्लैब का कितना लेंथ होगा, ये वाला लेंथ जो है बेस स्लैब का स्लोपिंग लेंथ, वो कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इंटू डी उसका डेप्थ है। ठीक है, और इंटू 1 मतलब बेस स्लैब का 1 मीटर विड्थ। ठीक है, पर मीटर 1 मीटर विड्थ। ठीक है, लेंथ तो आ गई यहाँ से, स्लोपिंग वाली लेंथ आ गई। ठीक है, ये हाइट आ गया, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, तो 1 मीटर विड्थ है, और 25 किलोमीटर पर मीटर को है आरसीसी का पर यूनिट वॉल्यूम का वेट। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, बेस स्लैब तो आसान है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए इसमें, अगर हमें पर मीटर लेंथ चाहिए तो किससे डिवाइड करेंगे, टी से सीधा। ठीक है, पर मीटर लेंथ चाहिए तो किससे डिवाइड करेंगे, हम टी से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, यही करना है, स्टेयरकेस में स्टेप में भी यही किया था, टी से डिवाइड कर दिया था पर मीटर लेंथ के लिए, और बेस स्लैब में भी यही करना है, इसको टी से अगर डिवाइड कर दोगे तो पर मीटर लेंथ आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि इस वाले कंपोनेंट में आपका लेंथ वाला कंपोनेंट कौन सा है, टी का, तो बस टी से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मीटर लेंथ है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं, क्वेश्चन बस ये गिवन है कि आपको वेट निकालना है, तो आपको ये पर मीटर लेंथ में कोई कंफ्यूजन हो रही है कि सर टी से डिवाइड करें, समझ में नहीं आ रहा, टी से डिवाइड मत करना, पर अगर पर मीटर लेंथ है, नहीं 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 यार मनदीप, वो सब हम नहीं करते इसमें। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का एरिया इतना ज्यादा नहीं होता कि डिटेक्ट करना पड़े हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, अगर स्पेशली मेंशन करे क्वेश्चन में, जो बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन मेंशन करे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का एरिया इतना नहीं होता कि अब वेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए। ठीक है, 1%, एट द मोस्ट 1% या 2% होता है वो। ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए फिर समझ में आ गया। पहला वाला क्या था, स्टेप का हाफ इंटू आर इंटू 1 इंटू ये था स्टेप का आपका। ठीक है, फिर दूसरा क्या था आपका, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये बेस स्लैब का लेंथ हो गया। ठीक है, इंटू डेप्थ इंटू 1 मीटर विड्थ इंटू 25। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया अगर टी से, तो क्या आ गया, पर मीटर लेंथ आ गया। ठीक है, तो ये किस लिए किया हमने, पर मीटर लेंथ में करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको, डेड लोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो टोटल लोड क्या हो गया, स्टेप्स का क्या W1 था और बेस स्लैब का क्या आएगा W2। टोटल लोड कितना होगा, डेड लोड W1 प्लस W2। ठीक है, चलिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग आपके क्लॉज 33.2 पेज 63 में गिवन है, ठीक है। इन केस ऑफ स्टेयर्स विद ओपन वेल, ओपन वेल याद है आपको, ये एक स्टेयर, फिर ये एक स्टेयर, फिर ये एक स्टेयर, ऐसा था, है ना। यहाँ पर एक स्टेयर केस, यहाँ पर एक स्टेयर केस, यहाँ पर एक स्टेयर केस, यहाँ पे लैंडिंग, यहाँ पे लैंडिंग, यहाँ पर ओपन वेल आ गया, ठीक है। तो इस यहाँ पे लोडिंग कैसे डिजाइन करते हैं वो है, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका अगर W है, अगर यहाँ पे आपका लोड W आ रहा है तो लैंडिंग टर्म मानते हैं W/2, ठीक है। लैंडिंग टर्म मानते हैं W/2, बस ये IS कोड ने बोला है, ठीक है। अगर आप, ठीक है, कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपका अगर यहाँ पर 5 बंदे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि 5 बंदे एक साथ आपके लैंडिंग पे पहुंच जाए, ठीक है, या फिर लैंडिंग पे खड़े हो जाए एक साथ, ठीक है। तो इसलिए लैंडिंग पे हम एरिया और लोड हम W/2 मानते हैं। अगर लैंडिंग, अगर स्टेयरकेस में W लोड आ रहा है तो हम लैंडिंग में W/2 मानेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये बनाया था डायग्राम मैंने, ये ओपन वेल स्टेयरकेस है आपका। यहाँ पर अगर W है, W वही है W1 प्लस W2 जो हमने निकाला है, ठीक है, W1 प्लस W2, ठीक है। लैंडिंग और बेस स्लैब का जो आपका डेप्थ होता है ना, जनरली सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लैंडिंग में स्टेप्स तो है ही नहीं, स्टेप्स तो है ही नहीं, तो स्टेप्स का लोड तो यही चला गया, ठीक है। सिर्फ लैंडिंग का लोड है, लैंडिंग स्लैब का, और लैंडिंग स्लैब का मैंने बताया बेस स्लैब के बराबर ही होता है उसका थिकनेस। तो सिर्फ समझ लो कि सिर्फ बेस स्लैब का वेट आ रहा है वहां पर, और लोग एक साथ तो खड़े होंगे नहीं वहां पे, तो इसलिए ये सब, इन सबको ऑब्जर्वेशन में रखते हुए IS कोड ने बताया है कि आपको जो लोड होगा लैंडिंग में वो आपके स्टेज के लोड का हाफ होगा, ठीक है। समझ गए। डायग्राम्स मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम याद रखोगे, सॉरी क्या कर दिया मैंने, डायग्राम्स याद रखोगे तो स्टेयरकेस में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 64 से डायग्राम मैंने उठाया है, ठीक है, IS 456 का, ठीक है। ओपन वेल एक्सप्लिसिटली सिर्फ ओपन वेल्स के लिए इसलिए बोला है क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर फ्लाइट्स और लैंडिंग्स आर बिल्ट इनटू वॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 110 mm, इसका मतलब देखिए, बेस स्लैब, फ्लाइट, ठीक है, बेस स्लैब हो गया, फ्लाइट हो गया, और समझ लीजिए यहाँ कोई दीवार है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ कोई दीवार है, दीवार है यहाँ पे, ठीक है। तो दीवार के अंदर जितना फ्लाइट घुसा हुआ है, ठीक है, वो अगर 150 mm से ज्यादा है, ठीक है, जितना वो दीवार के अंदर आपका फ्लाइट घुसा हुआ है वो अगर 150 mm से ज्यादा है, ठीक है, सॉरी 110 mm से ज्यादा है, ठीक है, एंड आर डिजाइन टू स्पैन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट भी ऐसे कर रहा है स्पैन, और लैंडिंग भी ऐसे ही कर रहा है स्पैन, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड केस है ये, है कि नहीं। लास्ट में जाके सपोर्ट है आपका बॉल का, ये भी ऐसे ही करेगा डिफ्लेक्ट, ये भी ऐसे ही करेगा डिफ्लेक्ट, है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्टेयरकेस स्पैनिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसका थर्ड केस है कि नहीं है ना, स्पैनिंग इन डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, क्योंकि लास्ट में जाके बॉल के अंदर घुस रहा है वो, तो बॉल से सपोर्ट ले रहा है वो, ठीक है। तो वही वाला केस हो गया, तो बस वही बोल रहा है वो, ठीक है। अब 150 mm strip may be detected from the loaded area and the effective breadth of a section increased by 75 mm for the purpose of design। क्या मतलब है इसका, ये बोल रहा है कि आपका फ्लाइट ऐसा है, ठीक है, और वॉल के अंदर वो घुसा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो फ्लाइट का आपका जो टोटल लेंथ है, समझ लो ये टोटल लेंथ है फ्लाइट का, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालने के लिए यहाँ से आप 150 mm डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, 150 mm यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे। आप बोलेंगे कि ये वाला लोड ना आपका बॉल ले लेता है, इस वाले पार्ट का लोड आपका बॉल ले लेगा, ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं। और बस यहाँ, और उसके बाद जो लेंथ बच गया आपका, ये वाला लेंथ जो बच गया, इसमें जो लोड लग रहा है, बस इसी से आप फोर्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा को ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप 150 mm डिडक्ट कर दोगे यहाँ से, ठीक है, मानोगे कि इतना जो लेंथ है आपका ये बॉल ले ले रहा है ये वाला लोड, ठीक है, बस ये इस वाले लोड के लिए आप डिजाइन करोगे, ठीक है, बस ये वाला लोड लोगे आप, ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉरी सॉरी वॉल से 150 mm, ठीक है, फ्रॉम द लोडेड वॉल से 150 mm फ्रॉम द लोडेड एरिया गिवन है ना, लोडेड एरिया, ये तो यहाँ पे लोड थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई लोड थोड़ी ना है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि आपका जो वॉल के बाहर जो लैंडिंग का एरिया है या फ्लाइट का एरिया है
उसी को तो लेंगे, उसी को तो हम लोडेड एरिया मानेंगे, ठीक है। तो आपके वॉल के फेस से, ये आपका वॉल है, ठीक है, वॉल के फेस से और वॉल के अंदर देखो 110 घुसा हुआ है आपका फ्लाइट, ठीक है। तो वहां से आप 150 डिडक्ट कर लोगे और ये जो एरिया है सिर्फ इसी एरिया के हिसाब से डिजाइन करोगे, ठीक है। डिजाइनिंग क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में, बट आपको ये कुछ चीजें हैं जो आईएस कोड ने बताई है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और इफेक्टिव विड्थ क्या होगा, इफेक्टिव ब्रेड्थ आपका ये वाला लेंथ तो होगा ही होगा, ठीक है, प्लस 75 और, ठीक है। तो दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले इंश्योर करना कि वो बॉल के अंदर 110 से ज्यादा घुसा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, आपके बॉल के फेस से लेकर 150 डिस्टेंस तक का जो एरिया है उसको, उसका आप लोडिंग नहीं लोगे, ठीक है, ये लोडिंग लोगे। और तीसरी बात, इफेक्टिव ब्रेड्थ जो आपकी स्टेयरकेस की होगी वो आपकी फेस ऑफ बॉल से 75 अंदर तक डिस्टेंस लेकर वो हो गया कि इफेक्टिव ब्रेड्थ, ठीक है। तो तीन वैल्यूज है, 110 150 75 ठीक है। आईएस कोड में सेम टू सेम यही डायग्राम है, ठीक है, उसको भी देख लेना, उसमें ये सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ सेक्शन इज इंक्रीज बाय 75 ठीक है। सबसे पहले इंश्योर करो कि फ्लाइट आपका वॉल के अंदर 110 से ज्यादा घुसा हुआ है, ठीक है। दूसरा आपको इंश्योर करना है कि वॉल के फेस से 150 तक का डिस्टेंस का जो लोडिंग है वो हम डिजाइन में नहीं लेंगे, वो हम मानेंगे कि वॉल खुद ही ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एरिया बच गया उसकी लोडिंग हम मानेंगे डिजाइनिंग के लिए। और उसके बाद जो आपकी स्टेयरकेस की इफेक्टिव ब्रेड्थ होगी वो आपकी वॉल के अंदर 75 का डिस्टेंस जो है फ्लाइट का उतना लेकर उसको हम बाहर वाले क्लियर लेंथ में ऐड करेंगे, उसको मानेंगे इफेक्टिव ब्रेड्थ, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलिए सेम एज में लिखी हुई है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये थ्योरी है पूरा स्टेयरकेस, ठीक है। पेज 63 पेज 64 जितना कुछ लिखा हुआ है वही सब समझाया मैंने आपको आज, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ समझाया नहीं है आपको, वही सबको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिंट मार्क कर लेना वो पेज नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ सेक्शन, ये आपका आईएस कोड में मेरे ख्याल से नहीं है कहीं, ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है ये, ठीक है। डेप्थ ऑफ सेक्शन मतलब बेस स्लैब का डेप्थ जो है वो कितना रखें, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डेप्थ सेक्शन shall be taken as the minimum thickness perpendicular to a soffit of the stairs, ठीक है। आपका सॉफिट जो है ये सॉफिट है, सबसे नीचे वाला एरिया आपका सॉफिट होता है, ठीक है, ये सॉफिट है। तो उसके उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाला, इसको हम मानते हैं डेप्थ, ठीक है, इसी को हम मानते हैं डेप्थ, ठीक है। फॉर डिजाइनिंग स्टेयर थिकनेस ऑफ बेस स्लैब जो डेप्थ है shall be assumed as 1/20 to 1/25 ऑफ स्पैन, ठीक है। स्पैन क्या है, स्पैन आपका ये जो आपका ये स्पैन है ना, स्लोपिंग स्पैन, ठीक है, इसी स्पैन का L/20 या L/25 इन दोनों के बीच का डेप्थ मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपका जो बेस स्लैब का डेप्थ होता है वो स्पैन का L/20 से L/25 होता है, ठीक है। आपको याद होगा सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता था, L/20, ठीक है, बट जो कि हम उसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर वगैरह मल्टीप्लाई करते थे, है कि नहीं। तो उसी मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बोला है कि L/25 से L/25 से L/20 के बीच में कोई भी डेप्थ आप ट्रायल सेक्शन के लिए मान सकते हो बेस स्लैब, ठीक है। तो बस आपका स्टेयरकेस यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, इतना ही आपका आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, टाइप ऑफ स्टेयरकेसेस, ठीक है, और स्टेयरकेस में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, राइजर, उसका ट्रेड, उसका फ्लाइट, उसका बेस स्लैब, गोइंग, नोजिंग, ठीक है। उसके बाद उसमें उसका स्पैन कैसे लेते हैं, ठीक है। स्टेयरकेस स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, स्टेयरकेस स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली, दो टाइप के होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में तीन तीन सब टाइप है, एक में आपके लास्ट और फर्स्ट राइजर में बीम है, तो बीम टू बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका इफेक्टिव स्पैन हो गया। दूसरा केस है जब आपका लैंडिंग आपके राइजर के साथ स्पैन करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लैंडिंग के हाफ तक आप जाएंगे, लैंडिंग का हाफ विड्थ आप ऐड करेंगे किसमें, गोइंग में, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि लैंडिंग का जो हाफ विड्थ निकाल रहे हैं 1 मीटर से ज्यादा ना हो। और तीसरा क्या था, जब आपके फर्स्ट लैंडिंग और लास्ट लैंडिंग के आखिर में जाकर सपोर्ट है बॉल से, तो उसमें बीम्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। लास्ट दो चैप्टर है, लास्ट दो चैप्टर कौन से आपके, प्री स्ट्रेच कंक्रीट ना, हाँ, प्री स्ट्रेच कंक्रीट का न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। प्री स्ट्रेच कंक्रीट आप लोग ट्राई कीजिए सेल्फ स्टडी करने का, उसका मैं असाइनमेंट दे दूंगा अगर मैं दे पाया, ठीक है। स्टेयर के न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे संदीप कुमार, ठीक है, स्टेयरकेस एंड प्री स्ट्रेच कंक्रीट दोनों के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, टू वे स्लैब के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे,
स्टेयरकेस के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। रिटेनिंग वॉल्स तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है, बुक में है रिटेनिंग वॉल बट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वो तो वन वे स्लैब में था ना यार, ये तो स्टेयरकेस है। वन वे स्लैब और स्टेयरकेस में आप ये डिजाइन का दिखता दिखता भले ही आपके स्लैब की तरह है, बट हर चीज आपके स्लैब की तरह नहीं है इसमें, ठीक है। टी बीम का भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, टू वे स्लैब का भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, स्टेयरकेस का भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, फ्री स्ट्रेच का भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। टी बीम में इफेक्टिव ब्रेड्थ का फॉर्मूला होता था ना, एल नॉट अपॉन एन नॉट प्लस बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। वो वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। स्टेयरकेस में मैंने बता दिया क्या क्या आएगा, ठीक है। स्पैन हो गया, इसके टर्मिनोलॉजीज हो गए, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब, ठीक है। ठीक है, बताइए मनदीप सिंह क्या है डाउट आपका, वन वे स्लैब में क्या डाउट है आपका। हाँ मॉर्निंग का ही होगा यार, 10 बजे होगा, ठीक है राजीव। हाँ मनदीप सिंह बताइए क्या डाउट है आपका। सेशनल में टी बीम भी आएगा, बिल्कुल आएगा। टी बीम से न्यूमेरिकल डिजाइनिंग का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर इफेक्टिव ब्रेड्थ निकालने का आएगा, ठीक है। आपको वेब का आपको ब्रेड्थ बता दूंगा मैं, ठीक है, फ्लैंज का डेप्थ बता दूंगा, ठीक है, वो सब बता के बोलूंगा कि इफेक्टिव ब्रेड्थ निकालो उसका, ठीक है। मनदीप सिंह बताइए क्या डाउट है आपको वन वे स्लैब में, बताइए। देखिए सुनिए मैं आपको बताता हूँ, आपका वन वे स्लैब और स्टेयरकेस में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। वन वे स्लैब में आपका ट्रायल डेप्थ L/25 से L/30 होता है, ठीक है, पर स्टेयरकेस में L/20 से L/25 होता है, ठीक है। हाँ मनदीप सिंह फिर बोलो उसके बाद क्या है आपका डाउट। एंड देखिए सुनिए मैंने क्या कहा था आपको, आपने देखिए पूरा ध्यान से नहीं सुना आपने, देखिए मैंने कहा था कि सिंपली सपोर्टेड में L/20 होता है, ठीक है, अगर सिंपली सपोर्टेड है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आप L/20 मानोगे तो ऑब्वियस सी बात है L/25 या L/30 का भी वो सेटिस्फाई कर देगा कि नहीं। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली L/D रेशियो जो है आपका लेस देन 20 या 25 या 30 करना है, जो भी आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर के साथ आएगा, ठीक है। तो अगर आप मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाओगे तो 20 से तो ज्यादा ही आएगा ना वो, है कि नहीं। तो अगर आप L/20 मान लोगे तो वो ओवर सेफ हो जाएगा, ठीक है। L/25 से L/30 मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपका जो क्या है मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होता है K1 K2 K3, ये सब लगाने के बाद आपका 20 से ज्यादा हो जाता है L/D रेशियो, ठीक है। बट आपको अगर शुरुआत में आइडिया नहीं है कितना रीइंफोर्समेंट लगेगा या मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाने के बाद कितना आ सकता है, तो आप L/20 भी डेप्थ मान सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर, अगर आपको अच्छे से आइडिया है कि हाँ यार 25 से 30 तो हो ही जाता है मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाने के बाद L/D रेशियो का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप 25 से 30 के बीच का भी कुछ मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे देखेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाने के बाद ऑलरेडी 25 से 30 के बीच में आता है, ठीक है। और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो L/23 मान सकते हैं हम डेप्थ, ठीक है, आपके ऊपर है। वैसे ही कैंटिलीवर स्लैब में भी 10 to 12 से चला जाता है मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाने के बाद, ठीक है। बट L/7 भी आप मान सकते हो डेप्थ को। हम तीनों के बीच में ले सकते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हो यार, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ले सकते हो। जो भी एजम्पशन ले रहे हो, L/20 है, L/25 है, L/30 है, जो भी एजम्पशन ले रहे हो, लास्ट में जाके जब आप डिफ्लेक्शन चेक करोगे तो वो जो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर लगने के बाद जो आपका सेटिस्फाई करने के लिए आपका L/D का रेशियो आएगा उससे कम होना चाहिए आपका रेशियो, ठीक है। आपको जो रेशियो वो उससे कम होना चाहिए, ठीक है। बस यही करना है उसमें, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन है सीधा L/20 मानो, ठीक है, पक्का हो जाएगा वो आगे सेटिस्फाई, ठीक है, क्योंकि 20 से ज्यादा ही आएगा आपका, ठीक है। कैंटिलीवर साइड में भी अगर ज्यादा कंफ्यूजन है 10 लूं 12 लूं 7 लूं, सीधे 7 ले लो, ठीक है। और क्वेश्चन हमने कर रखे हैं तो कैंटिलीवर साइड में 10 ले लो और सिंपल सपोर्टेड स्लैब में 25 ले लो, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, स्टेयरकेस खत्म हो गया आपको, ठीक है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट खुद पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ तो बता दूंगा मैं आपको, थ्योरेटिकल है, ठीक है, बस थ्योरी आएगी इसमें, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है।
ठीक है। डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट आपका क्लास 24 के आसपास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड लेके कॉलम के एंड तक ये पूरा सेक्शनल 2 में आएगा। ठीक है, सबका है राजीव, सेक्शनल 1 सबका हुआ था एक साथ, तो सेक्शनल 2 अलग अलग क्यों होगा राजीव? ठीक है, लेकिन किसके न्यूमेरिकल आएंगे मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आप तो पेपर ही पूछ लोगे सीधा यहाँ पर। न्यूमेरिकल किसी का भी आ सकता है, डबली रीइंफोर्स्ड का आ सकता है, कॉलम्स का आ सकता है। ठीक है, टी बीम वगैरह का मैंने बता दिया है, सिर्फ इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करने के लिए आएगी। ठीक है, स्टेयरकेस से आपका सिर्फ थ्योरी आएगा, अगर स्टेयरकेस वैसे है नहीं बट एंड सेम में आपका सिर्फ थ्योरी आएगा उससे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जिसका आ रहा है उसका आएगा। ठीक है, जिसके न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाए हैं मैंने उसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक है, साफ सी बात है। आप पीडीएफ देख लो, जिसके न्यूमेरिकल्स है पीडीएफ में वो पक्का आएंगे, जिसके न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाए हैं मैंने उसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। ठीक है, 23 मान लो संदीप आप, मैंने बता दिया ना आपको सीधा, डबली रीइंफोर्स्ड आएगा, वो चाहे क्लास 23 स्टार्ट हुआ क्लास 24 स्टार्ट हुआ हो, डबली रीइंफोर्स्ड आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड न्यूमेरिकल आएगा, कॉलम से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, वन वे स्लैब का न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, टी बीम में डिजाइनिंग का नहीं आएगा, टी बीम में सिर्फ इफेक्टिव विड्थ निकालने का जो फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चन आएगा सिर्फ, बस। राजीव यादव बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम, कॉलम, वन वे स्लैब, इससे न्यूमेरिकल आएंगे, डिजाइनिंग का भी क्वेश्चन आएगा। टी बीम में सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, इफेक्टिव विड्थ निकालने वाला। ठीक है, मैंने बता दिया है। अपने क्लास में जिसको भी डाउट है प्लीज ये डाउट क्लियर कर दीजिए, सर्कुलेट कीजिए इस चीज को। ठीक है, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में डाल दूंगा आज या कल में। ठीक है, 27 को सुबह 10 बजे आपका एग्जाम है, सब्जेक्टिव है। 10 बजे पेपर अपलोड होगा, 12:30 तक आपका टाइम होगा, 12:30 से हर आधे घंटे का गैप में जो भी सबमिट करेगा उसके 2 मार्क्स कटते जाएंगे। ठीक है, फिर पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे आपका कॉलेज में पेपर होता है वैसा ही पेपर आएगा पूरा। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, स्टेयरकेस खत्म, प्री स्ट्रेस कंक्रीट खुद पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ डाउट आया तो अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, बाकी पूरा थ्योरेटिकल है, उससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आएंगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, असाइनमेंट सबमिट करेंगे, बस डेडलाइन 2 घंटे का होगा। असाइनमेंट में आपको एक हफ्ते डेडलाइन मिलता था, इसमें आपको बस 2 घंटे डेडलाइन होगा आपका। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय।